प्रसन्ना जी, संजय जी और सभी शिक्षक साथियों, मेरा सादर अभिवादन। और ये आपका जो प्रशिक्षण है, ये भी पता चला कि ये आपका अंतिम फेरा है और इसके बाद सभी शत प्रतिशत विद्यालय, शत प्रतिशत शिक्षक सभी प्रशिक्षण युक्त हो जाएंगे। ये आपका दूसरा दिन है। इसमें आपने देखा होगा कि भाषा शिक्षण की जो संदर्शिकाएं भी मिलने वाली हैं, उन संदर्शिकाओं का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है अपने कक्षा शिक्षण में। जो अभी तक हम लोग वास्तव में जो कार्यक्रम था, ये 1 अगस्त से संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था और तभी से कार्यक्रम संचालित है। लेकिन जिस रूप में संचालित होना था, जिस तरीके से क्रियान्वित होना था विद्यालय स्तर पर, उतनी गति से क्रियान्वित नहीं हो पाया। कुछ उसमें बाधाएं रही, जैसे संदर्शिकाएं हम लोगों के पास नहीं थी, बच्चों के पास वर्कबुक नहीं थी। इस तरीके का जो प्रशिक्षण है, एक सीधा डायरेक्ट संवाद भी नहीं हो पाया। जो संवाद के तरीके थे वो शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से या BOHM की बैठक से या सुपरविजन के दौरान भी चर्चा की गई और इन बाधाओं के बीच में कार्यक्रम रन कर रहा था। लेकिन इस प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद, वर्कबुक मिल जाने के बाद, वर्कबुक मिल गई हैं। अगर आपको ब्लॉक में अभी नहीं मिली होगी तो 2-3 दिन में मिल जाएंगी। दीपावली के बाद से वितरण जारी है, सभी ब्लॉकों में वर्कबुक आ गई है बच्चों के लिए। हाँ, संदर्शिकाएं अभी नहीं प्राप्त हैं, तो संदर्शिकाओं का जो उसकी जो कमी है वो PDF के रूप में पूरी की जा रही है कि PDF के रूप में हर सप्ताह का कंटेंट दिया जा रहा है। और चूँकि वो हम लोगों से रिलेटेड मैटर है तो उसको हम लोग फुलफिल कर लेंगे। और वर्कबुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी बच्चों के लिए, उसमें दिक्कत हो रही थी हम लोगों को कार्य कराने में। तो प्रशिक्षण के बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग अच्छे से कार्यक्रम को रन करेंगे। जो शिक्षक संदर्शिका आधारित शिक्षण किया जाना है कक्षा 1, 2, 3 में, तो उसके स्टेप टू स्टेप जो उसमें वार्षिक योजनाएं हैं, जो उसकी साप्ताहिक योजनाएं हैं, जो उसकी दैनिक योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का अनुपालन करते हुए अब हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, अभी हम लोग इसकी शुरुआत नहीं कर पाए हैं, जिस शुरुआत हो जानी चाहिए। भाई करीब 80%, 85% टीचरों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। लेकिन सुपरविजन के दौरान जब हम लोग जाते हैं विद्यालयों में, तो वो चेंजेज अभी नज़र नहीं आ रहा। जो गति अगस्त में थी, सितंबर में थी, अभी भी उतनी ही गति से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो गति बढ़नी चाहिए। एक तो ये है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे जब हम लोग जाते हैं सुपरविजन में, जब प्रश्न पूछते हैं कि किस सप्ताह का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि जो भी आएगा इस सत्र में कम से कम मार्च तक, तो वो हर व्यक्ति आपसे पूछेगा, हर अधिकारी पूछेगा, ARP, SRG, डाइट वेक्टर, BSA, BO, सभी लोग पहला प्रश्न आपसे यही पूछेंगे कि संदर्शिका आधारित शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो फिर किस सप्ताह का होगा। तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत आ रही है कि सप्ताह के निर्धारण में। तो सप्ताह का निर्धारण आप स्पष्ट रूप से कर लीजिएगा। जो लिंक जारी किए जा रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देने का अर्थ ये है कि अगर 12वें सप्ताह के लिंक जारी किए जा चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि 12वें सप्ताह का कार्यक्रम जारी है। उस पर चर्चा की गई होगी, आपके द्वारा बताया गया होगा कि यहाँ पर सप्ताह का आशय 6 वर्किंग डेज से है। तो कुछ विद्यालय में जब पूछा जाता है तो ये जवाब मिलता है कि 12वें सप्ताह का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 12वें का लिंक है तो 12वें का किया जा रहा है। लेकिन 12वें सप्ताह का अगर हम कह रहे हैं कि हम 12वें सप्ताह का कार्यक्रम जारी रखे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका 11 सप्ताह का कार्यक्रम पूरा हो गया हो। 11 सप्ताह का मतलब है कि 1 अगस्त से लेकर के आज तक आपके 66 शिक्षण दिवस पूरे हो गए। यानी कि उसमें 15 अगस्त माइनस हो जाएगा, जिस दिन आपका नेट वाली एग्जाम हुई वो दिन माइनस हो जाएगा, 31 अक्टूबर माइनस हो जाएगा, जिले स्तर वाले जो आकलन हुए वो दिन माइनस हो जाएंगे। तो ये 4-5 दिन माइनस होने के बाद भी अगर आपके 66 दिन पूरे हो गए हैं, तब माना जाएगा कि आप 12वें सप्ताह को संचालित कर रहे हैं। और इस कंडीशन में अभी कोई नहीं,
अगर आप काउंट करके देखेंगे तो 57-58 दिन निकलेंगे जी। और महिलाओं के 55-56 दिन निकलेंगे, तो उनके 2-3 विशेष अवकाश थे। तो इस तरीके से जब हम लोग जाएंगे विद्यालय में, पहला तो हमको ये अपना सप्ताह निर्धारण करना है। 1 अगस्त से आप अपनी अटेंडेंस देख लीजिए कितने दिन हुए हैं, और उसके बाद वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि मान लिया अगर कोई शिक्षक है जिसने अभी तक कोई सप्ताह नहीं करा, कोई शिक्षण नहीं कर रहा था, अब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रशिक्षण के बाद में, तो फिर हम किस सप्ताह से स्टार्ट करें? पहले सप्ताह से स्टार्ट करें या बीच से स्टार्ट करने की कोई गुंजाइश है? तो इसके जवाब में ये कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भले ही आपने संदर्शिका आधारित शिक्षण नहीं किया है, लेकिन शिक्षण तो आप कर ही रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, ठीक है। तो बच्चों का अधिगम स्तर आप देख लीजिए कि आपके द्वारा पढ़ाई गई जो कक्षा है, उस कक्षा के बच्चों का जो अधिगम स्तर है वो इधर के किस सप्ताह के कंटेंट से मैच कर रहा है। जिस सप्ताह के कंटेंट से आपका मैच कर रहा हो, छठे सप्ताह से मैच कर रहा है तो आप छठे से स्टार्ट कर दीजिए, 7वें से मैच कर रहा हो तो 7वें से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन 9वें सप्ताह को किसी को क्रॉस नहीं करना है। 9वें सप्ताह से तो सभी को स्टार्ट करने चाहिए। 9वें सप्ताह मतलब डायरेक्ट हम 10वां सप्ताह या 11वां 12वां सप्ताह स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9वें सप्ताह में बात की गई होगी, आपके द्वारा बताया गया होगा कि सावधिक आकलन है, सावधिक आकलन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो 9वें सप्ताह से पहले की पूरी संभावनाएं हैं, हम बच्चों के आकलन स्तर के आधार पर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले सप्ताह से ही स्टार्ट किया। चीज़ें हैं उस अव्यवस्था के लिए, लेकिन अब वो जब अव्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं, सारी निपट गई हैं, तो अब हमको उसको अच्छे से संचालित करना है। और अगर हम लोग नहीं संचालित कर पा रहे हैं तो उसमें जो दिक्कतें आने वाली हैं, जो समस्याएं हैं व्यवहारिक, उन पर थोड़ा हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो हम लोगों का जो सुपरविजन एक्ट है वो 16 सितंबर के बाद अपडेट हो चुका है। अब का ऐप जो है उसमें 2 ही केंद्र में है, एक तो आपके शिक्षक संदर्शिका आधारित शिक्षण केंद्र में है और दूसरा कक्षा कक्ष रूपांतरण केंद्र में है। उसी के सापेक्ष पूरा ऐप बनाया गया है। जैसे हम आपके विद्यालय में जाएंगे तो हम आपसे यही प्रश्न पहला करेंगे किस सप्ताह का कर रहे हैं। फिर सप्ताह के बाद आएगा कि पहला तो यही कि संदर्शिका आधारित शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सप्ताह क्या है। सप्ताह है तो फिर उसमें जो विषय पढ़ाया क्या जा रहा है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, गणित पढ़ाई जा रही है, फिर उसमें से कौन सी गतिविधि करी जा रही है। गतिविधि में भी वही प्रश्न विकल्प खुल के आते हैं जो संदर्शिका में है। और फिर अगर हम संदर्शिका के अकॉर्डिंग गतिविधियां नहीं करा रहे हैं तो उसमें सिर्फ लिखना पड़ता है कि इसमें से कुछ भी नहीं, तो विकल्प हमको संदर्शिका वाले ही मिलेंगे। तो ये सारी सूचनाएं भरी जाती हैं, भरी जानी होती हैं। और दूसरा खास बात यह है कि अब जो सूचनाएं भरी जा रही हैं उसके विद्यालय के परफॉर्मेंस के साथ साथ व्यक्तिगत टीचर का परफॉर्मेंस भी उसमें रिफ्लेक्ट होगा। कारण ये है कि नए वाले ऐप में एक शिक्षक का कक्षा अवलोकन करके मुझे भरना होता है। अब तो उस टीचर का नाम जाए फीड होगा, उसका HRMS कोड फीड होगा, उसका फ़ोन नंबर फीड होगा, उसके द्वारा पढ़ाई गई कक्षा और विषय फीड होगा, और उसके बाद में उसके द्वारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो उसके जो शिक्षण विधा है, उससे रिलेटेड उसमें 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसमें TLM प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कक्षा छात्र केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है, शिक्षण योजना बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, शिक्षक डायरी बनाई जा रही कि नहीं बनाई जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं उसमें जो एकेडमिक हैं। और HRMS कोड के साथ सूचना भरने का मतलब है कि वो सूचना आपकी प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज है, जो उसको लॉगिन करने वाला कोई भी अधिकारी उसको ओपन करके देख सकता है कि आपके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है कि आपने बिना TLM के पढ़ाया या TLM के साथ पढ़ाया। हर टीचर का जिनका कक्षा अवलोकन फीड होता जाएगा उनकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड होती है। सरकार जब चाहे तब वो लिस्ट बना के जारी कर सकती है कि हाँ, प्रदेश में बिना TLM के पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूची, संदर्शिका आधार बिना संदर्शिका का जो आधारित शिक्षण न करने वालों की सूची, तो जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसमें एकेडमिक पैरामीटर्स बात की गई है, उसके आधार पर किसी भी पैरामीटर के आधार पर वो फिल्टर करके सूची जारी कर सकते हैं। जब चाहे तब वो जारी कर सकते हैं।
तो ये समस्या अभी तक था हम लोगों के लिए कि विद्यालय का होता था और वो व्यक्तिगत शिक्षक का नहीं था, उसमें हम लोग बच जाते थे और फिल्टरेशन कोई नहीं था। हम भी बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप भी बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप भी बहुत बढ़िया टीचर, सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन अब वो चीज़ें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण अब उन चीज़ों पर रोक लग गई है। अब उसमें फिल्टरेशन किया जा सकता है कि अगर हम TLM के साथ पढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ दर्ज होगा, आप अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, बिना TLM के पढ़ा रहे हैं, तो आप में लिखा होगा बिना TLM के पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के प्रति हम सभी को सचेत होने की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में चल करके समस्याएं पैदा हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं हम लोगों के लिए। तो उन परिवर्तनों को हमें अंगीकृत करना पड़ेगा और अंगीकृत हम तभी कर पाएंगे जब उस पर हम एक बेहतर समझ स्थापित करें। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से यही कोशिश की जा रही है कि जो संदर्शिका आधारित शिक्षण जो हमको करना है अपने विद्यालय में, उस पर एक हम लोगों की एक बहुत बेहतरीन समझ बन सके। और दूसरा इसमें इशू आता है कि कक्षा कक्ष रूपांतरण वाला, कि कक्षा कक्ष रूपांतरण के बारे में जो हम लोगों का नज़रिया है, उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर हमारे कमरे का टाइलीकरण हो गया है, दीवारें अच्छे से रंगी पुती हैं, पेंट हैं, TLM लगा है, TLM दीवारों पर लगा है, अलमारी में रखा है, ब्लैक बोर्ड अच्छा से लगा हुआ है, तो मान लेते हैं ये कक्षा कक्ष रूपांतरण हो गया। लेकिन अगर इतना काम हुआ है तो ये केवल 30% काम हुआ है, 70% का काम भी बाकी है। तो कक्षा कक्ष रूपांतरण में जो और पैरामीटर शामिल है उसमें सबसे प्रमुख है कि संरचनात्मक शिक्षण। अगर हम शिक्षण योजना बना के शिक्षण नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंटल टीचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी ये कार्य अधूरा है। तो सभी को संरचनात्मक शिक्षण करना है और ये कक्षा 1, 2, 3 पढ़ाने वालों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आपके पास शिक्षण योजना बनाई है, संदर्शिका में वो शिक्षण योजना आपको बना के दे दी गई है, बनाना नहीं है, केवल क्रियान्वयन करना है। बाकी अन्य टीचर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, उनको बनानी पड़ेगी। 4 से 8 वाले जो टीचर्स हैं उन लोगों को शिक्षण योजना बनानी भी है और क्रियान्वयन भी करना है। तो कक्षा 1, 2, 3 के लिए ये थोड़ा इजी टास्क हो रहेगा हम लोगों के लिए कि हम लोगों के लिए शिक्षण योजना बनी बनाई है, खाली क्रियान्वयन करना है। और दूसरा ये है कि TLM के साथ हमको शिक्षण करना है। TLM दीवारों पर लगा होने से या अलमारी में लगा होने से कोई मतलब नहीं रहता है अगर कक्षा शिक्षण में उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारे पास 3 गणित की किट हैं, गणित किट अलमारी में बंद है और गुणा के सवाल हम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये जोड़ के सवाल हम वैसे पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं कि 345 में 718 जोड़ो, 345 लिखा प्लस 718 लिखा, 2 लाइनें खींच दी, बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये परंपरागत शिक्षण विधा हुई। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारा जो कक्षा कक्ष रूपांतरण है वो अभी अधूरा है, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। TLM हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, संरचनात्मक शिक्षण करना पड़ेगा, शिक्षण योजना है, शिक्षक डायरी है। शिक्षक डायरी में भी तमाम विसंगतियां हैं, अभी इतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में किया जाना था। तो शिक्षक डायरी के प्रति हमारा नज़रिया है, उस नज़रिए को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग जो डायरी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उसके लिए सरकारी आदेश है, टाइम एंड मोशन में लिखा गया है कि प्रत्येक शिक्षक को डायरी बनाना है, इसलिए बना रहे हैं। ARP, SRG, गाइड मेंटर, टोका टाकी करते हैं कि डायरी बनाई कि नहीं बनाई। हर संकुल शिक्षक की बैठक में बार बार कहा जाता है, BOHM बैठक में कहा जाता है डायरी बनाई कि नहीं बनाई। तो चलिए इस टोका टाकी से निजात पाने के लिए डायरी बना ही लेते हैं। और अगर हम इस दृष्टिकोण के साथ डायरी बना रहे हैं तो ये नज़रिया हमारा दोषपूर्ण है। इस नज़रिए के साथ जब भी डायरी बनेगी और वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी। अगर हम ये सोच लें कि नहीं ये संरचनात्मक शिक्षण का एक टूल्स है, अगर हम डायरी बना के शिक्षण करेंगे तो ये संरचनात्मक शिक्षण होगा। और जो संरचनात्मक शिक्षण अगर होगा तो बच्चों की जो ग्रहणशीलता है, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए इफेक्टिव रहेगा, उसको वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसलिए हमको डायरी बनानी है कि बच्चे की ग्रहणशीलता बढ़ेगी। अगर हम बच्चों की ग्रहणशीलता के साथ
जोड़ करके डायरी बनाएंगे तो वो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण डायरी बनेगी। जो उसके पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पूरे हो जाएंगे। जैसे डायरी हमको एडवांस में बनानी है, लिखना पहले है, पढ़ाना बाद में है। अगर हम पढ़ाने के बाद डायरी लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा है कि हमको डायरी साप्ताहिक ही बनानी है। तो बहुत से लोगों ने डे बाई डे की भी बना रखी है, हालांकि उसमें बहुत रूल्स नहीं है, लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप 6 दिन में जो लिख रहे हैं कंटेंट उसको जोड़ेंगे तो जो साप्ताहिक में बनाने का जो कंटेंट है वो कम रहेगा। साप्ताहिक में भी 6 दिन के लिए आपको लगभग उतने कंटेंट लिखना है जितना आप डे बाई डे के लिए लिख रहे हैं। तो 1/6 आपको लिखना पड़ेगा अगर साप्ताहिक बनाएंगे, आपके समय की बचत होगी। और दूसरा, जहाँ पर भी डायरी लेखन की बात की गई है, जिस भी आदेश में सभी जगह पर साप्ताहिक डायरी लेखन की ही बात की गई है कि साप्ताहिक डायरी बनाई जाए। तीसरा पॉइंट है कि डायरी ऐसी हो कि उसमें लर्निंग आउटकम स्पष्ट रूप से लिखा हो। अगर आप डे बाई डे की डायरी बना रहे हैं तो फिर उसमें लर्निंग आउटकम आप नहीं लिख पाएंगे। लर्निंग आउटकम गायब हो जाता है। हम ये लिख देते हैं कि पाठ संख्या 17 वीर अभिमन्यु को पढ़ाया गया, उसके अभ्यास कार्य कराए गए, हम इतने लिख पाते हैं, लर्निंग आउटकम छूट जाता है। तो इस तरीके से जब हम डायरी बनाएंगे तो वो गुणवत्तापूर्ण बनेगी। जो जिस रूप में होनी चाहिए डायरी, वो सारे पैरामीटर्स उसके पूरे होंगे। कक्षा 1, 2, 3 वालों की डायरी भी बहुत आसान हो जाएगी। आपको उसमें टीएलपी नहीं लिखनी, माने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो लिखनी होती थी वो आपको नहीं लिखनी है। अभी अंतिम सत्र में आपको अतन जी बता देंगे कि डायरी कैसे बनानी है। आप लोगों को कक्षा 1, 2, 3 वालों को बहुत ही संक्षेप में बनानी है। खाली आपको पेजेस नोट करने हैं कि जो शिक्षण योजनाएं हैं, जैसे आप 10वें सप्ताह की डायरी बना रहे हैं तो 10वें कालांश वाइज बनेगी। पहले कालांश की योजनाएं किस किस पेज पर हैं, पेज आप नोट कर लीजिए। उन कालांशों को पढ़ाने के लिए आपको टीएलएम की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, टीएलएम की लिस्ट बना लीजिए। और उस सप्ताह में किन किन लर्निंग आउटकम पर काम किया जाना है, उन 3-4 लर्निंग आउटकम निकल के आते हैं, वो 3-4 लर्निंग आउटकम नोट कर लीजिए, बस आपकी डायरी बन गई। तो बहुत इजी प्रोसेस है और वो एक जिस रूप में चाही गई है उसी रूप में बननी चाहिए। तो ये डायरी बनाना और उसका अनुप्रयोग करना। और दूसरा एक और दिक्कत आती है कि डायरी बनी है लेकिन जिस दिन कोई जाएगा उस दिन की नहीं बनी होगी, उसके 2 दिन पहले की बनी होगी या 4 दिन पहले की बनी होगी। तो इससे भी निजात आपको मिल जाएगी। अगर आप साप्ताहिक बनाना शुरू कर देंगे तो ये समस्या फिर नहीं रहेगी। भाई एक दिन आपका मिस हो गया, जैसे आपने मंडे से सप्ताह शुरू किया, आज से आपको सप्ताह शुरू करना है, आप बाई चांस आज नहीं बना पाए तो अगले दिन तो बना ही लीजिए। अगर आपने अगले दिन बना लिया, कल भी डायरी अगर बना ली तो कम से कम 5 दिन के लिए तो एडवांस में रहेगी। खाली एक दिन के डिफॉल्टर हुए और उसमें फिर रोज का रोज रहता है, किसी दिन कोई काम आ जाता है, हम भूल गए नहीं बना पाते हैं तो वो एक समस्या है। तो उसमें आपके पास 3 दिन के रहेंगे। तो डायरी में ये है कि हम सप्ताह से 1 दिन पहले बनाएंगे, तो आप 1 दिन पहले बनाने का लक्ष्य है, आपने वो लिया है। उस दिन नहीं बना पाए तो जिस दिन सप्ताह आपका शुरू हो रहा उस दिन बना लीजिए, तो वो दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो ये चीज़ भी कक्षा कक्ष रूपांतरण का हिस्सा है, उसमें शामिल होगी। और जो ध्यानाकर्षण की तकनीकें हैं उन तकनीकों को कक्षा शिक्षण में इस्तेमाल करना है कि हमारे कक्षा शिक्षण छात्र केंद्रित है कि शिक्षक केंद्रित है, उसमें भरना होता है हम लोगों को आयत में। तो उस पर भी हमको सचेत रहना है कि जो हम इस तरीके से कक्षा का संचालन करें कि वो छात्र केंद्रित है। बच्चों की प्रतिभा छात्र केंद्रित बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके जो पॉइंट है कि जो हम पाठ का संचालन कर रहे हैं उसमें बच्चों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। हम बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें और प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो कि खुले छोड़ के प्रश्न अधिक, मतलब उचित तालमेल हो। खुले छोड़ के और बंद छोड़ के जो प्रश्न हैं दोनों में उचित तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली हम बंद छोड़ वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, बंद ये वाले समझ रहे हैं ये क्लोज डोर जी समझ रहे होंगे। हाँ, नाम में आपका महात्मा गांधी का जन्मदिन जन्म कब हुआ, ठीक है, तो इसका एक ही उत्तर है कि 2 अक्टूबर 1869। ठीक, तो ये बंद छोड़ का प्रश्न, इसके अलावा कुछ भी जवाब नहीं होगा। तीसरा ये कि अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं तो ये खुले छोर का प्रश्न, इसमें हम कुछ भी बता सकते हैं, इसमें हम हमारे आइडियाज शामिल होंगे।
और जिसमें हम बच्चे अपना आइडियाज शामिल नहीं कर पाते हैं, वो बंद छोड़ के प्रश्न, और उससे भी खराब प्रश्न वो होते हैं जिसमें खाली हाँ नहीं हाँ की जवाब नहीं में देना केवल। होता है। तो ये कोशिश करें कि हाँ नहीं वाले प्रश्न बहुत कम हो, खुले कुछ बंद छोड़ के हो। बंद छोड़ के भी कुछ फैक्चुअल आपको डालने पड़ेंगे, एकदम नहीं जीरो कर रहे हैं, लेकिन खुले छोड़ वाले प्रश्न शामिल जरूर है। तो अगर ये चीज़ें हम शामिल कर लेंगे कि TLM के साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चों की प्रतिभागिता हो रही है, उनके सहभागिता के साथ शिक्षण किया जा रहा है, तो ये चीज़ें फिर हमारी कक्षा को छात्र केंद्रित कक्षा बनाएगी। उसमें हमको अच्छे अंक मिलेंगे। जो भी है हमारे यहाँ जो मेंटर्स आए हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक दे करके जाएंगे। तो इस तरीके के ये चेंजेस हैं, तभी माना जाएगा कि हाँ कक्षा का रूपांतरण हो रहा है, जबकि सभी पैरामीटर्स पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरा है कि जो हम लोग काम करने जो तरीका है उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कि हम लोगों की जो गैर शैक्षणिक कार्य बहुत रहते हैं, नो डाउट उसमें हैं, सभी के पास हैं, चाहे वो आधार कार्ड सर्टिफिकेशन की बात हो, चाहे DBT की फीडिंग की बात हो, कई सारे कार्य ऐसे रहते हैं जो करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो उसमें हम लोगों को एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। जैसे इधर की शैक्षणिक वाली तो आपकी बना रहे हैं, तो जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उसकी भी एक हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका भी एक्शन प्लान होना चाहिए हमारे पास। और उस एक्शन प्लान में सबसे जो बड़ी समस्या है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट हम लोग शामिल नहीं करते। हमको मान लिया DBT का काम करना है, तो हमको ये तय करना चाहिए पहले कि कितने दिन में करना है। हम ये तय कर लेते हैं कि यहाँ DBT का करना है, BO की बैठक में आए, यहाँ बात पड़ी, अगले दिन से शुरू। तो फिर लेकिन ये तय नहीं करते कि कब तक करेंगे। तो उसमें ये तय कर लीजिए कि हम 4 दिन में करेंगे या 6 दिन में करेंगे। जैसी हमारी छात्र संख्या है, जैसे हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों को देखते हुए कोई उसमें फाउंडेशन नहीं, आप आराम से तय कर लीजिए कि हम 5 दिन में करेंगे DBT। अब 5 दिन में करेंगे, फिर आप तय कर लीजिए कि स्टाफ में से कितने लोग करेंगे। अब भाई अगर 6 का स्टाफ है या 4 शिक्षकों का स्टाफ है, तो 4 में से आप ये तय कर लीजिए कि 4 में से चारों लोग DBT करेंगे या 2 लोग करेंगे। आपने तय कर लिया कि 2 लोग DBT करेंगे, 2 लोग शिक्षण कार्य करेंगे। फिर DBT 2 लोग जो करेंगे वो कितने घंटे काम करेंगे तब पूरा कर पाएंगे। आपने तय करा कि 3 घंटे अगर रोज काम किया जाए DBT पर, तो ये 5 दिन में पूरा हो जाएगा। 2 आदमी 3 घंटे 5 दिन में पूरा करेंगे। फिर तय कर लीजिए कि वो जो 3 घंटे आपने डिसाइड करा है वो कितने बजे से कितने बजे के मध्य करेंगे। 8 से 11 करेंगे कि 11 से 4 करेंगे, कितने बजे से करेंगे। तो ये चीज़ें जब टाइम मैनेजमेंट हर स्टेप में हमारा पड़ जाएगा, तो जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो कम से कम समय में समाप्त हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और इधर कक्षा शिक्षण के लिए जो टीचिंग टाइम है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये भी हमको कोशिश करनी है एक प्रधानाध्यापक के तौर पर कि हमारा और हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों का जो टीचिंग टाइम है वो टीचिंग टाइम बढ़े। जैसे इस समय 6 घंटे का विद्यालय है, 360 मिनट, उसमें आप 15 मिनट उसका निकाल दीजिए, प्रार्थना का आधा घंटा आपका उसका निकल गया, MDM का निकल गया, बचे 315 मिनट। अब वो आधे घंटे में MDM नहीं हो पाएगा व्यवहारिक रूप से, ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा और आप माइनस कर दीजिए। 315 में और 30 मिनट माइनस हो गए, बचे आपके 285 मिनट। 15 और मिनट निकाल दीजिए, 270 मिनट। तो करीब 250 से 270 मिनट के बीच में हमारा टीचिंग टाइम है। ये एक स्वमूल्यांकन का विषय है। किसी दिन आप अपना जोड़ करके देखिएगा घड़ी में टाइम देखते हुए कि हमारा आज का टीचिंग टाइम कितना रहा, 250 मिनट या 270 मिनट पर हम लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो पहला तो काम ये करना, तो ये चीज़ें जब हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, अगर हम प्लानिंग बेस से करेंगे, तो हम टीचिंग टाइम अपना बढ़ाने में समर्थ हैं। और टीचिंग टाइम बढ़ाने के बाद का जो अगला स्टेप है वहाँ ये है कि जो हमारा टीचिंग टाइम है, क्या वो टीचिंग टाइम बच्चे के लिए लर्निंग टाइम में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। ये भी एक बड़ा इशू है कि हम खाली पढ़ा के चले आए अपना गला दर्द करा के, और बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं उससे। हमारी शिक्षण विधा ऐसी थी कि बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं।
तो उसके लिए जो अभी हम पिछले वाले कक्षा का रूपांतरण वाले पैरामीटर्स पर बात कर रहे थे कि जब हम संरचनात्मक शिक्षण कर रहे होंगे, TLM के साथ शिक्षण कर रहे होंगे, ध्यानाकर्षण की तकनीकों के साथ शिक्षण कर रहे होंगे, तो नो डाउट आपका जो टीचिंग टाइम है उसका अधिकतर हिस्सा, उसका 80-90% हिस्सा बच्चों के लिए लर्निंग टाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ें हमको कुछ परिवर्तन उनको अपने व्यवहार में करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। और तक अगर हमने ये परिवर्तन कर लिए तो निश्चित रूप से जो निपुण का लक्ष्य रखा गया है कि 2025-26 तक हम लोगों को हासिल करना है, तो निश्चित रूप से सभी लोग हासिल कर लेंगे। और अगर ये चेंज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो लक्ष्य है कि 100% बच्चों को निपुण बनाने का, वो पूरा नहीं होगा। फिर उसमें वही दशा होगी कि हमारी कक्षा में 40 बच्चे इनरोल्ड हैं और 40 में से 18 बच्चे निपुण बन गए और फिर 22 बच्चे छूट गए, 22 बच्चे पीछे रह गए। तो सारी कक्षा को अगर हम चाहते हैं कि 100%, 90%, 100% बच्चे अगर निपुण बन जाए, तो ये चीज़ें फिर अपने व्यवहार में हमको धीरे धीरे लानी पड़ेंगी। और व्यवहार में हम तभी ला पाएंगे जब इन चीज़ों पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे सामने निकल करके उस पर एक अपनी समझ बनाए। अब हमारे कहने से, आपके कहने से, संतोष जी के कहने से, आप किसी के कहने से कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर चेंज कर भी रहे, मान लिया किसी का दबाव है, BO का दबाव है, BSA का दबाव है, तो वो चेंज फलीभूत अच्छा नहीं होगा, वो एक औपचारिकता बन जाएगी। अगर हम आपसे कहें नहीं पुस्तकालय कल सक्रिय हो जाए सभी के, कोई दिक्कत नहीं, कल सक्रिय हो जाएंगे। 100 रुपये का जो बर्थडे वाली दुकान है उससे 100 रुपये का सजावटी सामान खरीद लीजिए, बढ़िया लगा के डोरी बांध करके, किताबें टांग करके, फोटोग्राफ सामने दे देंगे हमको, तो उससे कोई मतलब नहीं। उस पर फिर आप अपनी समझ बना लीजिए कि पुस्तकालय को सक्रिय करना है तो क्यों करना है। फिर उसके बाद जब आपके मन में अगर पड़ गया कि नहीं, पुस्तकालय को सक्रिय करने से बच्चों पर के पठन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फिर आप जो भी प्लान करेंगे वो अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आप जरूर रखिए कि सभी चीज़ों पर आप अपनी समझ विकसित कीजिए। जो भी चीज़ें चल रही है आजकल शिक्षा विभाग में, रीडिंग कैंपेन क्यों चल रहा है, उसकी क्या समझ है, यही संदर्शिकाओं पर आप अपनी समझ बना लीजिए। एक बार आपको लग जाएगी संदर्शिका आधारित शिक्षण उपयोगी है बच्चों के लिए, इससे हाँ बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक आपको इस पर विश्वास ये नहीं बनेगा कि हाँ इसके सहारे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तब तक आप इसको लागू नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना कह लिया जाए। और वो चीज़ें दिखती भी हैं फील्ड में, जैसे हम लोग जाते हैं, देखते हैं, लोगों ने प्रशिक्षण कर लिया है, 20 दिन हो गया प्रशिक्षण करे हुए, 15 दिन हो गया प्रशिक्षण करे हुए, लेकिन वो फिर एक जो एक गतिविधि कराई जाती है कि बुढ़िया ने बोया दाना, वही उतना ही याद रहता है, याद नहीं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।